ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। सो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट डिप्लॉयमेंट। ओके, सो बेसिकली कोड वगैरह जो अभी तक हमने देखा है, इट्स अ स्पार्क कोर, जहाँ पे हम आरडीडी के ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद था स्पार्क सिक्वल, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर फाइल फॉर्मेट्स पे ऑपरेशन करते हैं, जैसे CSV हो गया, जैसे एक्सेल हो गया, जैसे जेसन हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया। तो उस डेटा को रीड करते हैं और उस डेटा पे हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस के अंदर भी आपको बहुत सारी कमांड्स पता है, जैसे आप सिक्वल चला सकते हो, बेसिक वैलिडेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, सो जब हमारा एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो पे मान लो आपने एनालिसिस कर दिया, या फिर कोई दूसरा आईडी है वहाँ पे आपने एनालिसिस कर दिया, और यू आर रेडी विद द कोड। ठीक है, तो अभी अगर आप कोड के साथ रेडी हो, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपको उस कोड को डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो डिप्लॉय कहाँ पे करना है? तो लेट्स टेक फर्स्ट सिनारियो। ठीक है, सिनारियो 1 लेते हैं। दो सिनारियोज है बेसिकली। तो सिनारियो 1 है जहाँ पे आप स्क्रैच से एक नया प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बना रहे हो। ठीक है, यू आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट रिपोजिटरी। तो एक नया प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट के लिए अपने कोड वगैरह आपने बनाया है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोजिटरी हम कहाँ पे बनाते हैं? ये प्रोजेक्ट रिपोजिटरी हम बनाते हैं गिटहब में। ओके, ये प्रोजेक्ट रिपोजिटरी हम बनाते हैं गिटहब में। सो मान लो अभी जैसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक गिटहब की रिपोजिटरी आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे शेयर होती है। ओके, तो वहाँ पे तो सारे क्रेडेंशियल जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है, ये आपको शेयर किए जाते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम जो गिटहब यूज करने वाले, ये ओन गिटहब हम यूज करने वाले। ओके, सो जब भी आप github.com आप वेबसाइट को ये करोगे, सो यू विल गेट दिस विंडो। आपको सबसे पहले आपको ये विंडो मिलेगा। ओके, सो यू विल गेट दिस विंडो फर्स्ट टाइम जब आप github.com दोगे, तो आपको ये वाले विंडो दिखेगी। ओके, तो फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे गूगल से करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ओके, अगर आपका पहले से ही गिटहब पे अकाउंट है तो जस्ट आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, अगर आपने पहले से साइन अप किया है तो। ठीक है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगा। ओके, यू विल गेट दिस विंडो। ओके, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, एक नया रिपोजिटरी हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिपोजिटरी का नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, सो लेट मी गिव डेटा इंजीनियरिंग अंडरस्कोर अगस्त 2025। ओके, यहाँ पे वो रिपोजिटरी अवेलेबल है क्या? आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अवेलेबल नहीं है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रिपोजिटरी हम किसकी बनाते हैं? जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के नाम की रिपोजिटरी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम अगर आपको होगा, अगर ये फाइनेंस रिलेटेड होगा तो फाइनेंस का नाम आप दे सकते हो, और रिटेल का होगा, ई कॉमर्स का होगा, वो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आप रिपोजिट एज अ रिपोजिटरी दे सकते हो। देन यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि एनीथिंग, डिस्क्रिप्शन कैन बी एनीथिंग रिलेवेंट टू योर प्रोजेक्ट। तो मैं दे रहा हूँ पाइस्पार्क डेटा इंजीनियर कोड्स 2025। देन लास्ट में आपको करना है क्रिएट रिपोजिटरी।
ओके। तो यहाँ पे जब आप रिपोजिटरी बनाओगे सो यू विल गेट दिस विंडो। ओके, और ये जो दिख रहा है HTTPS, ओके, आपके प्रोजेक्ट का नाम .git, ठीक है। तो ये तो जस्ट हमने एक नाम दे दिया, दिस नेम कैन बी एनीथिंग। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप एक रिपोजिटरी बनाओगे तो आपको ये लिंक मिलेगा, ठीक है। ये है रिपोजिटरी लिंक, ठीक है। देन अभी हमें क्या करना है, हमें इस रिपोजिटरी के अंदर हमें आगे वाला जो भी कोड है हमें वो कोड पे काम करना है, ठीक है, इस रिपोजिटरी के अंदर। ओके, तो हमें अगर ये रिपोजिटरी चाहिए, ठीक है, इस रिपोजिटरी के अंदर काम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा गिट, क्योंकि रिपोजिटरी का एक्सेस, गिटहब रिपोजिटरी का एक्सेस आपको मिलता है गिट से। ओके, तो गिट डाउनलोड गिट आपको यहाँ पे गूगल में डालना है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज, क्लिक करना है गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज फर्स्ट लिंक पे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए स्टैंड अलोन इंस्टॉलर, ठीक है। तो गिट फॉर विंडोज 64 सेटअप ये डाउनलोड करना है। ओके, 61 MB का है, 61 MB का है, और जस्ट आपको डाउनलोड करना है। और ये EXE है, तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। डोंट चेंज एनीथिंग, यहाँ पे कोई चेक अनचेक नहीं करना है, जस्ट आपको इंस्टॉल करना है यस करके। ओके, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, बट जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है, कुछ चेक अनचेक नहीं करना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे टाइप करना है आपको गिट। ओके, क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है गिट। तो यहाँ पे आपको गिट बैश दिखेगा, मतलब क्या है, ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, क्लियर है सबको, कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, देन अभी बेसिकली हमें काम किस में करना है, इस रिपोजिटरी में करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, कहीं पे भी आप बना सकते हो, एक फोल्डर हम बनाएंगे। तो मान लो मैंने इस फोल्डर को नाम दिया डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स के अंदर गए, ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स के अंदर जाने के बाद राइट क्लिक, गिट बैश हियर, ओपन गिट बैश हियर, ठीक है। ओपन गिट बैश हियर करोगे तो ये टर्मिनल ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आपका पाथ दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वो रिपोजिटरी क्लोन करनी है, गिट क्लोन, ठीक है, गिट क्लोन। और उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो रिपोजिटरी का पाथ। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट, एंटर करेंगे। क्या हो रहा है, जो मेरी रिपोजिटरी है वो क्लोन हो रही है, क्लोन मतलब कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो जो मैंने फोल्डर बनाया था डिप्लॉयमेंट्स, तो उसके अंदर मेरी ये रिपोजिटरी आ गई। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जो मेरे सारे कोड्स हैं, ठीक है, तो मुझे सारे कोड्स मुझे इस रिपोजिटरी के अंदर चाहिए। ओके, अभी ये मैंने क्लोन किया, मतलब ये मैंने लोकल में ले लिया, ठीक है। दिस वाज इन गिटअप, ये गिटअप में था। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको लोकल में ले लिया। तो मैं जाऊंगा विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद फाइल, ओके, यहाँ पे ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करने के बाद हम जाएंगे हमारा लोकेशन था डेस्कटॉप पे, देन पाइथन, देन पाइस्पार्क, और यहाँ पे था डिप्लॉयमेंट, और ये था हमारा फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर किया, तो सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पे मिला है ये फोल्डर, ठीक है। ठीक है, तो ये फोल्डर आपको मिला। देन अभी हमें मेरे जो कोड्स हैं, ये कोड्स मुझे इस रिपोजिटरी, इस लोकल फोल्डर के अंदर डालने। तो मान लो मेरे पास कुछ कोड्स है, कहाँ पे है, समवेयर, जो मैंने लास्ट टाइम हमने टेस्ट किए थे, एनी कोड यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लो ये मेरे कुछ कोड्स हैं, ओके, एक्सेल फाइल टेस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन नोटपैड,
ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हमने टेस्ट किया था वही मैं कॉपी करता हूँ। ओके, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे हमें नई फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, नई फाइल में मैंने नाम दिया टेस्ट डेटा डॉट पाई। ठीक है, तो टेस्ट डेटा डॉट पाई मैंने बनाया, कंट्रोल वी, दिस इज माय कोड जो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर चुके हैं। ओके, ठीक है, ये बात करेक्ट है क्या? vehicle cells data dot xls python patch। हाँ, ठीक है, तो ये कोड तो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया। ओके, लेट मी जस्ट रन दिस। ठीक है, तो ये टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा ही होता है बेसिकली, प्रोजेक्ट बनाने के बाद फाइल बनाते हैं, यहाँ पे अपन अपना कोड टेस्ट करते हैं। ओके, तो सारी जो टेस्टिंग है, जो भी मुझे एनालिसिस करनी है, वो मैंने यहाँ पे कर दी टेस्ट डेटा डॉट पाई के अंदर। टेस्ट करने के बाद मैंने इस पे यहाँ पे इसको रन किया। रन करने के बाद जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो सारा कोड मेरा रन हो रहा है, व्हाटएवर जो भी रहेगा एनालिसिस। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो जो भी हमने किया था फर्स्ट टू लाइन में भी हेडर्स होंगी, तो उसने मुझे ये रिजल्ट दे दिया, वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग। ओके, एनालिसिस कैन बी एनीथिंग। तो ये मेरी टेस्टिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो जैसे आपने फोल्डर बनाया था डिप्लॉयमेंट्स के अंदर, मतलब जो हमने रिपोजिटरी क्लोन की थी उसके अंदर भी हमारी ये टेस्ट डेटा डॉट पाई फाइल भी आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल बनाई, तो वो यहाँ पे ही आएगा। ओके, नाउ लेट्स से हमारी टेस्टिंग खत्म हो चुकी है। ओके, मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस कोड को और इस फाइल को मुझे पुश करना है टू माय मेन ब्रांच। ओके, मेरी जो मेन ब्रांच है, जैसे यहाँ पे ये मेरी मेन ब्रांच है। ओके, ये मेरी रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी के अंदर मुझे पुश करना है मेरे कोड चेंजेस को। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो मेरे चेंजेस है ये सेंट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले अभी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर हम हैं, तो हमें सबसे पहले जाना है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ओके, इस फोल्डर के अंदर, तो cd स्पेस उस फोल्डर के अंदर हम चले गए। ओके, देन git add डॉट। तो git add डॉट मतलब क्या कि जो सारी फाइल्स है, जो भी हमने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सारी फाइल्स है वो सारी मुझे पुश करनी है। ठीक है, तो मैंने दे दिया git add डॉट। डॉट मतलब सारे, अगर फाइल का नाम देते हो उस पर्टिकुलर फाइल को करना है तो git add test data डॉट पाई, पर्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ेगा। देन git commit dash m
तो ये जो हम पुश कर रहे हैं उसको मैं कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा। तो लेट्स से हम टेस्ट कर रहे हैं पाईस्पार्क कोड, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि ये एग्जैक्टली क्या चेंजेस हमारे जा रहे हैं। अगर आप कोई आप एट्रीब्यूट बना रहे हो, कुछ अलग चेंजेस है, वो पर्टिकुलर नाम आप दे सकते हो। ओके, तो गिट कमिट डैश एम करोगे तो यहाँ पे दिखेगा वन फाइल चेंज। तो हमने कितनी फाइल्स में चेंज किया? एक ही फाइल बनाई है, एक ही फाइल में चेंज किया है। तो दैट्स वाई दिस इज शोइंग कि वन फाइल चेंज्ड। उसके बाद गिट पुश ओरिजिन, हमारी ब्रांच है मेन ब्रांच। ठीक है, ब्रांचेस तो कुछ भी नाम हो सकते हैं। ओके, तो ये सारा जो ब्रांचेस का नाम है ये प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो हमारी जो ब्रांच थी वो मेन ब्रांच थी, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। तो हमने मेन ब्रांच में कोड को पुश कर दिया। ओके, मतलब क्या कि हमारी ये जो फाइल थी, ये फाइल टेस्ट डेटा डॉट पाई, ये चली गई है हमारे रिपोजिटरी के अंदर। कैसे चेक करेंगे रिपोजिटरी को? तो रिपोजिटरी के अंदर रिफ्रेश। ओके, तो रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो फाइल को हमने पुश किया टेस्ट डेटा डॉट पाई। मेक सेंस? क्लियर है? तो दिस इज हाउ, अगर कोई स्क्रैच से हम रिपोजिटरी बनाते हैं तो रिपोजिटरी बनाने के बाद हम यहाँ पे कोड को टेस्ट करते हैं। कोड एक बार टेस्ट हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं? टेस्ट होने के बाद हम दिस इज हाउ कोड को हम पुश करते हैं हमारे रिपोजिटरी के अंदर। और जो भी रिपोजिटरी के अंदर अपने जो भी रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड किए उस रिपोजिटरी के अंदर हम कोड को पुश करते हैं। क्लियर है यहाँ तक गाइस? मयूर, अरविंद, यहाँ पे कुछ डाउट है? यस। ओके, तो ये था सिनारियो 1, जहाँ पे हम स्क्रैच से प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बनाते हैं और कोड की टेस्टिंग करते हैं, और फिर जो भी टेस्टेड कोड है वो बैक टू रिपोजिटरी के अंदर हम पुश करते हैं। ओके, नेक्स्ट सिनारियो, सिनारियो 2। तो सिनारियो 2 क्या है कि वेयर, ठीक है, सिनारियो 2 क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी अवेलेबल है, ऑलरेडी कोड अवेलेबल है। ठीक है, उस कोड में मुझे चेंजेस करने। ओके, क्या है? कोड चेंजेस मुझे करने। ठीक है, और कोड चेंजेस करने के बाद फिर से वो कोड को मुझे पुश करना है हमारे रिपोजिटरी के अंदर टेस्टिंग होने के बाद। ओके, तो सबसे पहले मान लो मुझे रिक्वायरमेंट आया है कि मुझे एक टेक्स्ट फाइल का और लेट से मुझे एक नया डेटा फ्रेम बनाना है। आई गॉट न्यू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक फोल्डर के अंदर, ठीक है, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। लेट से कहीं पे भी एक फोल्डर बना सकते। मैंने बनाया, मान लो सॉरी, मैंने यहाँ पे बनाया फोल्डर, न्यू फोल्डर, कहीं पे भी बना सकते। लेट से न्यू डेटा फ्रेम क्रिएशन मैंने नाम दे दिया, सो दैट मुझे आइडेंटिफाई होगा कि ये फोल्डर किसके लिए मैंने बनाया था और उसके अंदर जो कोड चेंजेस है वो क्या किए थे। न्यू डेटा फ्रेम क्रिएशन। ओके, तो व्हाट आई डू राइट क्लिक, ओपन गिट बैश हियर। ठीक है, उसके बाद अभी मेरे पास रिपोजिटरी है। ठीक है, सेम यही रिपोजिटरी बिजनेस ने मुझे बोला इसी रिपोजिटरी के अंदर जो फाइल्स है उस फाइल में आपको चेंजेस करने। ओके, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे कॉपी करना पड़ेगा मेरे ये वाला लोकेशन। ओके, ठीक है, कोड पे क्लिक करने के बाद ये आपको यूआरएल मिल जाएगा। कॉपी दिस, कॉपी करने के बाद गिट क्लोन पेस्ट, मतलब स्क्रैच से कैसे बनाना है और एग्जिस्टिंग में कैसे चेंज करना है। ओके, तो इसके अंदर मैंने क्लोन किया मेरी रिपोजिटरी। ठीक है, न्यू डीएफ क्रिएशन में आ गई। ठीक है, इस फाइल में मुझे चेंजेस करने टेस्ट डेटा डॉट पाई में। ओके, आई विल गो हियर,
ओपन फोल्डर करूँगा, न्यू डीएफ क्रिएशन पे इसको ओपन करूँगा, सेलेक्ट फोल्डर। ओके, नया जो विंडो है विजुअल स्टूडियो का नया विंडो ओपन होगा। ओके, नया विंडो ओपन हुआ है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अब अगर फाइल पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल गया मेरा फाइल। देन मुझे यहाँ पे चेंजेस करने, ओके, व्हाटएवर जो भी चेंजेस करने। तो मान लो मुझे चाहिए ये सारा कोड, I want to create this data frame. Okay, so यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा इस फाइल के अंदर। ओके, I did this changes, so this is already there, इसकी ज़रूरत नहीं है। Then this is already there, get or create, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। This is fine, this is fine. Then this is my list, और लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ, df.show कर रहा हूँ। ओके, सेव, और इसको राइट क्लिक करके टेस्ट करेंगे इस कोड को। 그렇구나. 본 내폰 랭킹 되길래. But the day one is the spark.xml right? हाँ, The what could mention here? But the day one को वेक्शन घेतले ना? ये वाला है ना, हमें क्या, हमें खाली स्पार्क वेरिएबल चाहिए, स्पार्क वेरिएबल डिफाइंड है। टॉप पे स्पार्क वेरिएबल डिफाइन किया तो वो खाली यूज कर सकते हैं सबके लिए। ओके, ये था फर्स्ट का रिजल्ट, और जो भी आपने किया है एनालिसिस। ओके, और मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया था, ठीक है, और मैंने उसको हेडर्स दे दिए, लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और शो किया।
तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। ओके, सो जो भी मुझे कोड चेंजेस करने थे, टेस्टिंग करनी थी, वो मैंने कर ली। ओके, नाउ अभी ये जो टेस्टिंग हो चुकी है, ओके, तो अभी बैक टू रिपोजिटरी के अंदर ये जो नया कोड है, इस नए कोड को मुझे पुश करना है। ओके, तो नए कोड को पुश करना है तो सेम लोकेशन के अंदर जाएंगे, ls cd हमारा लोकेशन, देन git add डॉट, उसके बाद git commit -m, उसके बाद जो भी चेंजेस किए उसके लिए स्पेसिफिक कुछ भी नाम दे सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जस्ट एक मैसेज रहेगा, तो मैं देता हूँ न्यू डेटा फ्रेम क्रिएटेड, वन फाइल चेंज, जितने फाइल में चेंजेस किए वो यहाँ पे दिखता है, वन फाइल चेंज। ओके, गिट पुश ओरिजिन में, डन। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि जो भी हमारा कोड है वो प्रॉपरली राइट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो राइटिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है, जो कोड के अंदर चेंजेस हमने किए वो प्रॉपरली हमारे राइट हो चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो कमिट्स दिखेंगे। ठीक है, दो कमिट्स हमने किए इस फाइल के लिए। पहला कमिट क्या था? पहला कमिट था कि हमने सबसे पहले एक नई फाइल बनाई है। ओके, ये हमारा पहला कमिट था। दूसरा पहला कमिट जो दिया था हमने, पाइस्पार्क कोड क्रिएटेड दिया था। दूसरा कमिट मैंने क्या दिया? न्यू डेटा फ्रेम क्रिएटेड। करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उस रिपोजिटरी के लिए अंदर किसने काम किया है, कौन से यूजर ने काम किया है। उसके बाद ये रहेगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या चेंजेस किए। ओके, उस पर क्लिक करोगे, मैंने पाइस्पार्क कोड पे क्लिक किया तो दिस इज आवर कोड, पहले वाला कोड। ओके, उसके बाद न्यू डेटा फ्रेम क्रिएटेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखेगा लेटेस्ट कोड। मेक सेंस? क्लियर है? ये इस पे आपको एक प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि हाउ यू आर डिप्लॉइंग योर कोड, टेस्टिंग कैसे करते थे, डिप्लॉय कैसे करते थे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते थे? द प्रोसीजर इज लाइक वी आर क्लोनिंग आवर रिपोजिटरी इनटू लोकल मशीन। लोकल मशीन पे हम पहले क्लोन करते थे। क्लोन करने के बाद विजुअल स्टूडियो में उस प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट करते थे, ओपन फोल्डर से इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने के बाद हमें फाइल का एक्सेस मिलता था, वहाँ पे हम जो भी चेंजेस है वो करते थे और यहाँ पे हमारी टेस्टिंग होती थी। ओके, टेस्टिंग होने के बाद हम क्या करते थे? उस कोड को पुश करते थे। ओके, कैसे करते थे? तो ये सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए कैसे पुश करते थे। पुश करने के बाद जब हम यहाँ पे रिपोजिटरी चेक करते थे तो रिपोजिटरी के अंदर हमें कमिट दिखता था। ठीक है, कमिट के अंदर हमें आइडेंटिफाई हो जाता था कि हमारा कोड कमिट हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। तो दिस इज आवर लेटेस्ट कमिट, 2 मिनट पहले हुआ है। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये सर स्टैंडर्ड एकदा परत प्रोसीजर है। सांगतो सर, एकदा थोडं प्रोसेस स्टार्टिंग थोडी हाँ थोडं एकदा सांगता, रिपीट करता का स्टार्टिंग पासून थोडं, म्हणजे खूप क्लियर होईल थोडी. हाँ, देखो कैसे होता है कि लेट से बिजनेस ने बोला कि मुझे एक चेंज करना है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अभी मैं वो सारा जीरा वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू आर अटेंडिंग इन स्क्रम कॉल, ठीक है, तो स्क्रम मास्टर क्या है? तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या यूज होता है, आर दे यूजिंग जीरा और आर दे यूजिंग सर्विस नाउ। ठीक है, जो भी रहेगा। तो सबसे पहले जीरा का एग्जांपल लेते हैं। तो
स्क्रम मास्टर क्या करता है कि स्क्रम मास्टर एक जीरा असाइन करता है टू अस, ठीक है, उसका कुछ जीरा नंबर रहेगा रैंडम, ओके। तो एक जीरा की लिंक होती है, तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, जीरा असाइन करता है, ओके। और सर्विस नाउ में वो क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो एसआर और ये नाम होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो ये जीरा हमने हमें असाइन किया और सर्विस नाउ पे ये सर्विस रिक्वेस्ट असाइन होती है, स्क्रम मास्टर करता है। तो इस जीरा और सर्विस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमें चेंजेस करने, ओके, वो चेंजेस मेंशन होते हैं। तो ऐड न्यू कॉलम इन df1, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि एक नया कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम 1 में, ओके। सर आपका एक मतलब आपका जीरा टिकट का एक रियल टाइम एग्जांपल बताइए ना। नंबर कोई भी हो सकता है ना, मैंने एग्जांपल दे नंबर दिया, ऐड न्यू कॉलम। नहीं नहीं, टास्क जीरा की टास्क बोल रहा हूँ। हाँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऐड न्यू कॉलम इन df1, ठीक है। तो ऐसा ऐसे भी टिकट रहते ये भी मतलब इस टिकट टाइप होता के? है, कैलकुलेशन वाले भी टिकट होते हैं। मान लो मुझे एक पैरामीटर है, लेट्स से मॉडल कोलैटरल फाइल में देयर इज वन एट्रीब्यूट कॉल्ड stage 1 ECL, ठीक है। stage 1 ECL में आई वांट टू ऐड न्यू कॉलम और लेट्स से कैलकुलेशन वाला लेते हैं। तो stage 1 ECL में मुझे कैलकुलेशन करने, लेट्स से EAD इंटू LGD इंटू, पहले EAD इंटू LGD कैलकुलेशन होता था, अभी नया कैलकुलेशन में मुझे ऐड करना एक पैरामीटर कॉल्ड ID, ओके। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, नया कॉलम ऐड करना है या फिर मॉडल कोलैटरल में एक stage 1 ECL का कैलकुलेशन है, उसमें कैलकुलेशन को चेंज करना है। तो ये रिक्वायरमेंट आई है, जीरा में भी मेंशन्ड है और सर्विस रिक्वेस्ट में भी सेम ही इंफॉर्मेशन होती है। तो ये असाइन होता है टू पर्टिकुलर यूज़र। तो मान लो हमें ये असाइन हुआ, असाइन होने के बाद सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस चेंज के लिए हमारे प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी कौन सी है, ठीक है। तो लेट्स से मेरी प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी है ये, दिस इज माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, ओके। इसके अंदर जो मुझे चेंजेस करने, वो चेंजेस करने के लिए मेरे ये जो चेंजेस है मुझे इस रिपोजिटरी के अंदर करने हैं, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले लोकल में मेरे मशीन पे एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया, ये वाला डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स फोल्डर बनाने के बाद मुझे चेंजेस क्या करने हैं, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बोल सकते हैं, उसको मैं एक नाम दे दूंगा, लेट्स से न्यू कैलकुलेशन फॉर मॉडल कोलैटरल, ये मैंने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे अब इस फोल्डर के अंदर हमें इस कोड को क्लोन करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, गिट बैश हियर, और यहाँ पे जाके यहाँ से मिल जाएगा हमें कोड से, यहाँ से मिल जाएगा हमारे HTTPS का, मैंने ये जो लिंक था रिपोजिटरी का लिंक, HTTPS लिंक मैंने कॉपी किया, क्लोन, यहाँ पे मैं क्लोन किया, जिस रिपोजिटरी के अंदर मुझे ये चेंजेस करने थे, तो मुझे ये रिपोजिटरी मिल गई, ओके। न्यू कैलकुलेशन फॉर मॉडल कोलैटरल के अंदर ये। उसके बाद मैं विजुअल स्टूडियो में जाऊंगा, आई विल ओपन फोल्डर, कहाँ पे चेंजेस करने, मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर मेरी रिपोजिटरी है, सिलेक्ट किया। सर एक डाउट था, मतलब हम हर टास्क के लिए तो नया फोल्डर नहीं ना क्रिएट करेंगे, इससे तो मल्टीपल मतलब नहीं नहीं, देखो कैसे होता है, हर एक सर्विस रिक्वेस्ट के लिए और हर एक जीरा के लिए आपको एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, इफ यू आर वर्किंग ऑन 3 चेंजेस, 3 जीरा पे काम कर रहे हो, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन से जीरा पे कौन से कोड पे काम कर रहे हो। तो फॉर ईच एंड एवरी जीरा, फॉर ईच एंड एवरी सर्विस रिक्वेस्ट आपको एक नया फोल्डर बनाना है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ओके। बट सर तो ऐसे तो मल्टीपल मतलब
डेवलपर मतलब रहेंगे, तो ऐसे तो कितने लोकल में सारे है फोल्डर का नहीं, ये लोकल में है ना। लोकल में करना है, हाँ बट हम हाँ ये पुश भी करेंगे ना मेन रेपो में। हाँ, करने दो ना पुश। यहाँ पे जो कमिट बनते हैं देखो, यहाँ पे जो कमिट बनते हैं ना, तो ये डेवऑप्स टीम पे डिपेंड करता है कि कौन से कमिट को अप्रूव करना है। ओके, मतलब आपको डायरेक्टली मेन में डिप्लॉय करने का एक्सेस नहीं रहेगा, यहाँ पे एक अप्रूवल आएगा आपको। तो डेवऑप्स टीम और जो आर्किटेक्ट है वो डिसाइड करेंगे कि इस कमिट को अप्रूव करना है कि नहीं। ओके हाँ, बट सपोज मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, हाँ हाँ, वो मेन रेपो में मर्ज भी होगा ना, तो वो नहीं नहीं, मतलब मेन मेन में रेपो। मर्ज नहीं नहीं, मर्ज नहीं होता है। देखो ये वी आर वर्किंग ऑन दिस लोकल पे यहाँ पे, ठीक है। बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो जब आप ये कमांड रन करते हो, व्हेन यू आर पुशिंग योर कोड, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन जो भी आप नाम देते हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाती है। टू वेज अप्रूवल होता है, सबसे पहले आर्किटेक्ट का अप्रूवल होता है, उसके बाद डेवऑप्स टीम का अप्रूवल होता है। जब तक वो अप्रूव नहीं करते तब तक ये कोड आपका मेन ब्रांच में मर्ज नहीं होगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये सपोज एक फीचर ब्रांच है, तो हम हाँ फीचर ब्रांच पे पुश करेंगे, एग्जैक्टली फीचर बट ब्रांच पे फिर लास्ट में सारा अप्रूवल हो गया तो हम्म, वो मेन में ही मर्ज होगी ना, मेन में मर्ज होगा। तो मेन में मर्ज हो मतलब नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, देखो अगर अप्रूवल मिल गया, मान लो मैंने ये कमिट किया, ठीक है, इस हम्म। कमिट को अगर मेरा जो आर्किटेक्ट है हायर सीनियरिटी, उन्होंने अप्रूव किया, डेवऑप्स टीम ने अप्रूव किया, तो ये कोड तभी मेरा जाएगा मेन रिपोजिटरी में। हाँ, तो सपोज मेन में जो मेन एग्जिस्टिंग रेपो है, तो आपने एक फोल्डर क्रिएट किया तो वो भी उधर दिखेगा, राइट? नहीं ना, वो कैसे दिखेगा, दिस इज इन लोकल ना, लोकल पे है ये सारे चेंजेस। यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, दिस डजंट डिपेंड्स ऑन योर गिटअप। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि मैंने जो फोल्डर्स बनाए, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मेरे रिपोजिटरीज है। दिस इज काइंड ऑफ क्लाउड बोल सकते हो। क्लियर है? और कुछ डाउट इसमें? तो सर आपण जसं एक फाईल घेतली राईट, एक डेटा घेतला आपण, त्याला एका डेटासाठी एका फाईलसाठी आपले मल्टिपल इन्स्टन्स आला आपल्या तिकीट आलं आपल्यावरती, आपण जे इम्प्लिमेंट करतो मग ते डेट चेंज ओव्हरहेड होतो त्याच्यावरती. नहीं आता देखो, एखादी फाईल आपल्याकडे एखादा कंटेंट आहे, आपण त्यात आपल्याला ऍड करायचं आहे हाँ किंवा आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे, हाँ हाँ मग त्या फाईलला इम्पॅक्ट होईल ना. आपण मल्टिपल आपल्याला जे तिकीट भेटलं किंवा सर्व्हिस मध्ये इन्सिडेंट भेटले, हाँ हाँ, मग ते इन्सिडेंट आपले ओव्हरहेड होते ना त्याच्यावरती, डेटाला इम्पॅक्ट होईल ना डेटावरती का नाही. देखो आपको ये नया रिक्वेस्ट मिला, आपने यहाँ पे चेंजेस किए, ठीक है, चेंजेस करके टेस्ट किया, उसके बाद आपने कोड को पुश कर दिया, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन, ओके, जो भी ब्रांच है, फीचर ब्रांच और जो भी ब्रांच आपको दिया, पुश करने के बाद यहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है, कमिट्स में कि आपने जो भी चेंज थे वो आपने यहाँ पे कमिट किए। कमिट करने के बाद टू साइडेड अप्रूवल होता है, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ये सारे चेंजेस चले गए आपके मेन कोड के अंदर। दैट्स इट, सिंपल है। सर एक सेकंड, आपण समज प्रोडक्शनची एक म्हणजे सपोज रेपो ती क्लोन केली, एबीसी नावाची रेपो क्लोन केली, हाँ आणि एबीसी मध्ये सपोज प्रोडक्शनचं आपण फोल्डर कुठल्या म्हणजे याच्या अंडर बनवणार, कसं बनवणार, ते पाथ काय त्याचा राहील, स्ट्रक्चर कुठं बनवणार? नहीं देखो, अभी मान लो आपको एक क्लोन करना है एबीसी, ठीक है, आप कहाँ पे जाओगे, विंडोज में जाओगे, विंडोज में जाने के ओके, बाद यू विल क्रिएट न्यू फोल्डर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाँ, दोगे आप जीरा का नंबर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीरा के अंदर क्या चेंजेस करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, गिट बैश हियर, यहाँ पे क्लोन करोगे, राइट, क्लोन हो गया गिट क्लोन से, ठीक है, गिट क्लोन से यहाँ पे आपको एक नया फोल्डर मिल जाएगा, मान लो एबीसी, एबीसी, ठीक है। अभी एबीसी फोल्डर आपको मिल गया,
तो व्हाट you'll do, आपको एबीसी में चेंजेस करने, you'll go to file, you'll go to open folder, you'll go to Jira ticket, ABC, select folder. आ गया एबीसी, यहाँ पे आप चेंजेस करोगे आपकी फाइल्स के अंदर, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर. सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो इसको. नहीं सर, हाँ समझ हाँ, आप जो बोल रहे हैं समझा, लेकिन ये वे थोड़ा सा मतलब मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सपोज हमें हर वीक 5 टिकट असाइन हुए तो हम एवरी टाइम नया फोल्डर क्यों क्रिएट करेंगे? नहीं देखो, एवरी टाइम करना पांच मतलब एक दिन में 5 टिकट और 5 डेवलपमेंट. पहली चीज, 5 डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा नहीं, प्रोसेस. एक एग्जांपल, सपोज एक वीक में हमें 5 टिकट असाइन हुए तो हम 5 फोल्डर बनाएंगे, ऐसा आप बोल रहे हो, राइट? इट्स अप टू यू. आपको अगर चाहिए तो आप हर एक जीरा टिकट के 5 जीरा टिकट आएंगे, राइट? तो 5 जीरा टिकट आएंगे, तो इफ यू वांट टू क्रिएट तो 5 फोल्डर बना सकते हैं. एक ही फोल्डर में करना है तो इसको डिलीट करो और फिर से क्लोन करो, डजंट मैटर. हाँ, बट हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी एक मतलब प्रोजेक्ट की एक रेपो है, तो हम फर्स्ट टाइम ही क्लोन किया था मैंने उसको, 5-6 महीने पहले क्लोन किया था, तो मैं तो उसमें ही सुनो, चेंज कर रहा हूँ अगर एवरी टाइम में. सुनो, अगर 5-6 महीने किसी ने 5-6 महीने पहले आपने क्लोन किया था यहाँ पे एबीसी, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे 5 महीने पहले आपने चेंजेस किए थे, आपने क्लोन किया था, ठीक है. 5 महीने बाद आपको रिक्वायरमेंट आई कि एबीसी पे रिपोजिटरी पे काम करना है, बट 5 महीने में किसी दूसरे डेवलपर में इसमें काम किया रहेगा, तो जो लेटेस्ट कोड है वो इसमें नहीं रहेगा, राइट? नहीं सर, हम हर दिन नया पुल रहते हैं, तो जो मास्टर कोड है हमें वो हमें एग्जिस्टिंग में मतलब अप टू डेट रहता है. हाँ, तो अप टू डेट है तो देन दैट्स फाइन ना. अप टू डेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास अप टू डेट वाला कोड है, बट आप बोल रहे हो कि मैंने सर 5 महीने पहले बनाया था और 5 महीने के बाद मैं सेम रिपोजिटरी को यूज करूंगा, सेम जो मैंने यहाँ पे क्लोन करके रखा है उसको यूज करूंगा, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? राइट ऑलवेज ये नहीं, मेक बट श्योर, ऑलवेज नहीं मेक श्योर ये हम, रखना है कि लेटेस्ट कोड को क्लोन करना है. हाँ बट हम सपोज मेरी रेपो बहुत बड़ी है, 2-3 जीबी की है, तो एवरी टाइम क्लोन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पुश करने से पहले लेटेस्ट चेंजेस मतलब पुल कर करूंगा और सकते फिर पुश करूँ. कर सकते हैं ना, गिट पुल कर सकते हाँ हाँ, क्योंकि हम एवरी टाइम क्लोन नहीं कर सकते हर दिन, मतलब क्योंकि सपोज 2-2 जीबी की रेपो है एग्जांपल, तो बहुत मतलब लोकल में तो बहुत सारा स्पेस हो जाएगा, मतलब हाँ, मैंने बोला ऐसा. इट्स अप टू अस. अगर सेम फोल्डर में रखना है वो भी कर सकते हैं, नया फोल्डर बनाना है वो भी कर सकते हैं, जो कोड अवेलेबल है उसको पुल करना है वो भी कर सकते सर आप कौन सा स्टैंडर्ड वे यूज प्रैक्टिस कर क्या सकते? रहेगा? हैं. स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो ये रहेगा कि हर एक जिला के लिए, हर एक जीरा के लिए अलग अलग क्लोन करके रखो. ठीक है सर. इट्स अप टू अस, आई मीन जो भी हमें फॉलो करना है, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है हर एक चेंजेस की. ओके, और कुछ डाउट इसमें? हाँ डाउट नहीं है सर, लेकिन वही है था कि आप बोल रहे हो एवरी टाइम क्लोन करना है, तो सपोज हर दिन मतलब प्रोजेक्ट रेपो बड़ा रहेगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना हाँ, लोकल मैंने स्पेस में, बोला ना मतलब. इट्स अप टू अस, कि जो एग्जिस्टिंग है उसको पुल करना है तो वो कर सकते हो. अगर नया फोल्डर जीरा बना के उसमें करना है तो वो भी कर सकते हो. इट्स अप टू अस. ओके. सर आपलं कंपनी रेपो से किती आहे सर आपल्या ह्याच्यामध्ये मॅक्झिमम क्या क्या? रेपो साईज किती राहते, म्हणजे मॅक्झिमम आपण एखादं प्रोडक्शन आपण करतो, डेटाबेस साईज किती राहते याच्यामध्ये? एमबी, जीबी, जीबी में तो रहेगा डेफिनेटली. ओके. और उसके सर्वर भी फास्ट होते हैं ना जब अपन काम करते हैं. ये जो विंडोज वगैरह है उनके सर्वर पे इंस्टॉल होते हैं, तो प्रोसेसर भी फास्ट होता है. तो मतलब कितने सर्वर होते सर, मतलब बोलते पूछते ना कि कितने आपके आपके इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका रेपो साइज का डेटाबेस साइज हो उसमें कितना है, तो आपके कितने सर्वर है, मैं जब अपन तो एक सब स्टैंडर्ड पूछते. डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैं शेयर करूंगा. कितने नोट्स है, नोट्स की साइज क्या है ना, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें, वो मैं शेयर करूंगा.
और कुछ डाउट इसमें? नहीं सर अभी तो नहीं। क्लियर है सबको? देखो ये सबको पता होना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ओके? क्योंकि डेफिनेटली इसमें मतलब हम्म, सर इसमें तो हम खाली कोड पुश कर रहे हैं ना, मतलब डिप्लॉयमेंट का है इसमें, जस्ट हाँ गिटहब पे कोड पुश करना, हाँ, तो यही उसके बाद करना है फिर सिर्फ। डेवऑप्स वाली टीम आती है ना पिक्चर में। एक बार अपन ने मतलब हमारा टास्क इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, यस हमारी ब्रांच पे कोड पुश राइट, करना। यस इतना ही है। क्योंकि आगे जाके जो डेवऑप्स टीम है ना, उनको प्रोडक्शन सर्वर्स का एक्सेस होता है, राइट? तो प्रोडक्शन ओके सर्वर्स पे ये कमिट जो हमने किया है उसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। और डेवऑप्स टीम ओके डिसाइड करती है कि कब डिप्लॉय करना है। लेट्स से ओके अगर हमने ये कमिट कर दिया, कोड कमिट हमने कर दिया, ओके, बट उनका डिप्लॉयमेंट में कुछ एक्टिविटी चल रहा है, तो अगर उन्होंने प्लान किया कि मुझे सैटरडे संडे डिप्लॉयमेंट करना है, तो वो सैटरडे संडे प्लान करते हैं डिप्लॉयमेंट के और हमें लिए। मतलब ब्रांच भी क्रिएट नहीं करनी पड़ती हमारी, मतलब टिकट के ना मतलब जो टिकट नंबर है उसके अकॉर्डिंग। नहीं ना, ब्रांच की तो जरूरत नहीं है ना। फीचर ब्रांच तो मतलब मान लो इफ यू आर वर्किंग, लेट्स से 3 ब्रांचेस होती है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 3 ब्रांचेस होती है। जैसे हमारी मास्टर ब्रांच है जिसको मेन ब्रांच भी बोला जाता है, ओके? उसके बाद हमारी एसआईटी की ब्रांच होती है, टेस्टिंग वाली ब्रांच, और एक डेव की ब्रांच होती है, ओके? तो जो भी हम चेंजेस करते हैं वो एसआईटी और डेव पे अपन कर सकते हैं, कोड को पुश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, सपोज डेव ब्रांच पे मल्टीपल यूजर कमिट कर रहे हैं तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो इसके लिए मतलब टिकट के अकॉर्डिंग ब्रांच हाँ, होनी चाहिए अगर ना, मतलब इसके ऐसा अंदर नहीं। सब ब्रांच है तो जीरा के नंबर से अपन बना सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मान लो डेवलपर की साइज 5 to 6 है, ओके? तो इन बिटवीन कम्युनिकेशन करके अपन डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू पुश और नॉट। क्योंकि अल्टीमेटली जब अपन कोड पुश करेंगे तो हमें आर्किटेक्ट लेवल पे भी डिस्कशन करना पड़ता है कि ये जो मैंने कोड चेंजेस किए, तो पहले बिजनेस अप्रूवल आता है, बिजनेस अप्रूवल आने के बाद अपन डिसाइड करते हैं कि इस कोड को पुश करना है कि नहीं, ऐसा। ओके क्योंकि अपन ये एविडेंसेस उनके साथ शेयर करेंगे, राइट? जो भी अपन चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल पे, कि ये जो है ये कोड हमने टेस्ट कर लिया है। तो कोड टेस्ट करने के बाद अपन बिजनेस अप्रूवल लेते हैं, तो मे बी ये मेल टू मेल हो सकता है या फिर टीम्स पे हो सकता है, चैट में। तो बिजनेस अप्रूवल होने के बाद फिर क्योंकि उस मेल पे अपने आर्किटेक्ट भी होते हैं, ओके? तो आर्किटेक्ट मेल चेन पे होते हैं, तो उनको भी ये कम्युनिकेशन पता होता है। तो अगर ये डिसाइड होता है कि इस कोड को कमिट करना है, तो अपन टेस्ट ब्रांच में कर सकते हैं, ओके? और कुछ डाउट इसमें? सपोज हमारे से गलती से रॉन्ग कोड वहाँ पे पुश हो गया तो अप्रूव नहीं होगा ना ऊपर जाके। अच्छा, मतलब वेरीफाई होगा अप्रूव पहले। टू वे अप्रूवल होता है, यस। टू वे बोले तो मतलब आर्किटेक्ट एक और ये आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट और बोल सकते हैं, लीड बोल सकते हैं, और उसके ऊपर डेवऑप्स वाली टीम। ओके। तो मतलब कुछ भी हो जाए और तो मतलब डजेंट मैटर। इसका बैकअप होता है क्या? हाँ, अगर मेन जो रिपोजिटरी अपना बैकअप ही होता है ना। हम्म, मतलब ओके। डोंट वरी, कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आता है, तो मेन से अपन ले सकते हैं हम्म। और अप्रूवल मतलब कैसे होता है वही मतलब अप्रूव रिजेक्ट बटन काइंड ऑफ। नहीं वन डे में ही होता है या वो लीड और डेवऑप्स टीम डिसाइड करेंगे, अच्छा। यस। और अपना अर्जेंट काम में क्या है, चाहिए तो अपना ऐसा काम कुछ क्या है? देखो, अपना काम है सबसे पहले कोड को टेस्ट करना, जो एज पर जीरा है, एज पर सर्विस नाउ है, ठीक है? चेंजेस होने के बाद जो भी टेस्टिंग वाली जो ब्रांच है, गिट पुश ओरिजिन एसआईटी, वहाँ पे अपने कोड को पुश करना, पहले बिजनेस से अप्रूवल लेना, बिजनेस से अप्रूवल होने के बाद अपने कोड को एसआईटी पे पुश करना।
उसके बाद अगर प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करना है तो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के लिए अपन प्रोडक्शन का रिपोजिटरी ले सकते हैं, मतलब दोनों भी सिनारियो हो सकते हैं। प्रोडक्शन का रिपोजिटरी में चेंजेस करके उसको अपन पुश कर सकते हैं। पुश करने के बाद लीड और डेवऑप्स टीम डिसाइड करेगी इसे अप्रूव करना है कि नहीं, बट पुश करने तक अपना काम है। करेक्ट? और कुछ डाउट इसमें? देखो इसमें 110% आपको क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्रम मास्टर हमें एक जीरा शेयर करता है, ठीक है, जीरा शेयर करने के बाद अपन एग्जैक्ट चेंजेस कैसे करते हैं, ठीक है, टेम्पलेट पता होना चाहिए। ये चेंजेस तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एज पर प्रोजेक्ट ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। नया कॉलम ऐड करना है, कैलकुलेशन चेंज करना है, तो ये मैं जैसे अपन अगर टेलीकॉम का प्रोजेक्ट शो करेंगे, फाइनेंस का प्रोजेक्ट शो करेंगे, इट्स अप टू यू, उसके अकॉर्डिंग ये सिनारियोज में बताऊंगा। जब बिजनेस हमें स्क्रम मास्टर हमें एक जीरा शेयर करता है, सर्विस रिक्वेस्ट शेयर करता है, तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे अपन कोड को क्लोन करते हैं, क्लोन करने के बाद अपन विजुअल स्टूडियो पे इंपोर्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो पे इंपोर्ट होने के बाद फाइल्स पे चेंजेस करके वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग होने के बाद बिजनेस को अप्रूवल देने के लिए अपन स्क्रीनशॉट मेल टू मेल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे लीड भी होता है हमारे मेल चेन के अंदर। अगर बिजनेस से अप्रूवल आ गया, ओके, अप्रूवल आने के बाद उस कोड को अपन पुश करते हैं टू नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मतलब एसआईटी और डेव पे, ओके। उसके बाद हमें लीड बोलता है कि इस कोड को अपन अपने को प्रोडक्शनाइज करना है, तो प्रोडक्शन रिपोजिटरी क्लोन करके उस पर अपन कोड को चेंजेस करके फिर से उसको पुश करते हैं। पुश करने के बाद गिट पुश ओरिजिन मेन जो भी, ओके, मास्टर और मेन व्हाटएवर, उसके बाद लीड उसको अप्रूव करता है। उसके बाद डेवऑप्स टीम डिसाइड करती है कब इसको डिप्लॉय करना है, अगर उनका कुछ डाउन टाइम है तो, ओके। तो उसके बाद अगर उन्होंने अप्रूव किया तो उसके बाद अपना कोड प्रोडक्शनाइज होता है। क्लियर? ये प्रोसीजर है। और कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो मेक सर इसके बाद हमारा क्या क्या रिमेनिंग रहा है, मतलब बाकी है? AWS बाकी है ना अपना। ओके। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि डेटा ये पाइस्पार्क खत्म होने के बाद यू कैन स्टार्ट फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। मतलब पाइस्पार्क का भी बाकी है क्या? ये अभी ये होने के बाद, पाइस्पार्क खत्म होने के बाद स्पाइस पार्क कितना रिमेनिंग है? अभी अपन प्रोजेक्ट देख लेंगे, प्रोजेक्ट पे आप काम करो और प्रोजेक्ट का काम खत्म होने के बाद अपना पाइस्पार्क खत्म हो जाएगा, ओके। ओके। यस। और कुछ सर डाउट? इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? देखिए मतलब एग्जांपल, मतलब कुछ तो वो टॉपिक होंगे ना, 10-15 क्वेश्चन इससे होंगे। क्वेश्चन डिप्लोमा आप कैसे करते हो, क्या चॉइस करते हो, प्रोसीजर हाँ, क्या तो है, अगर उसमें क्यूरियो लेट्स से पूछेंगे अपने प्रोजेक्ट सिनेरियो। का तो पहला तो एक जेनरिक क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन करना है जो भी आपकी डिटेल्स है, वो होने के बाद प्रोजेक्ट के बारे में आप बताओगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि हाउ यू गाइज आर वर्किंग ऑन एक्चुअल एनवायरनमेंट, तो कैसे आप काम करते थे, कैसे आपको चेंजेस शेयर होते थे, चेंजेस शेयर होने के बाद आपका एक्शन क्या था, ओके। तो ये पूरी प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करनी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके, कि कैसे आप चेंजेस करते थे, कैसे आप क्लोन करते थे, कैसे आप डिप्लॉय करते थे, ये सारा। उसके बाद फिर वो टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट करेगा ऑन पाइस्पार्क एंड सीक्वल, ओके। मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा। एक जनरल क्वेश्चन रहेगा कि क्या है आपका एक्सपीरियंस, किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है,
उसके बाद एक कोड चेंज होता था तो उसको आप कैसे डिप्लॉय करते थे कि हाउ यू आर फॉलोइंग जीरा टिकट सर्विस रिक्वेस्ट कैसे फॉलो करते थे, कोई भी एक प्रिपेयर कर सकते हो जीरा टिकट या सर्विस में। उसके बाद डिप्लॉयमेंट होने के बाद फिर वो ये क्वेश्चन होने के बाद पूछेगा पाइस्पार्क और सिक्वल पे क्वेश्चन पूछेगा, सिनारियो बेस्ड रहेंगे फिर वो। क्लियर? और कुछ डाउट इसमें? और सर इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं? 2 राउंड रहेंगे, दोनों टेक्निकल। ओके। ठीक है। सो अभी हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है विच इज FRS। ओके, सो दिस इज फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है। सो ये FRS प्रोजेक्ट फॉलो करता है IFRS 9 टेम्पलेट को। तो IFRS 9 ये एक लाइव डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे IFRS 9 तो यहाँ पे आपको एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो IFRS 9 बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया जाता है, सारे इन्वेस्टमेंट बैंक इसको फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे 2008 में रिसेशन आया था US में, राइट? तो वहाँ पे क्या हुआ था कि देयर वाज अ बैंक कॉल्ड लेमन ब्रदर्स, उस बैंक की वजह से रिसेशन आया था। ठीक है, तो 2009 में US ने क्या किया, दे फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड US फेड। ओके, तो वो US फेड क्या करती है, उस US फेड ने ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है, ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया KPMG को। तो KPMG ऑडिट करता है, विमान नगर में है KPMG। तो ये KPMG ऑडिट करता है टू ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे सिटी बैंक है, HSBC है, RBL है, बार्कलेज है, इन सारे बैंक्स के लिए ये KPMG क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, तो ऑडिट करता है मतलब वो क्या करता है, इस IFRS 9 टेम्पलेट को वो फॉलो करता है। क्लियर? एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रहा है राइट? हेलो? यस सर। ओके, तो ये ऑडिट करता है। ओके, तो सेम IFRS 9 टेम्पलेट को फॉलो करके हमें FRS प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस ने हमें कुछ डेटा शेयर किया। ठीक है, सो दिस इज द डेटा। तो वी हैव दिस डेटा। ओके, तो मॉडल कॉन्फ़िग, मॉडल कोलैटरल एंड मॉडल ऑथर। ठीक है, तो फाइल्स के अंदर ये फाइनेंस वाला डेटा, यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, बाद में आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंस वाले टर्म्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा सेट्स को, इन तीनों डेटा सेट्स को रीड करना है। तो मॉडल कोलेट्रल, मॉडल कॉन्फ़िग और मॉडल ऑथरप। मॉडल ऑथरप के अंदर मल्टीपल फाइल्स है। तो मेरा फर्स्ट टास्क है, आई हैव टू क्रिएट 3 डेटा फ्रेम्स। पहला डेटा फ्रेम रहेगा मॉडल कोलेट्रल अंडरस्कोर रॉ, दूसरा रहेगा मॉडल ऑथरप अंडरस्कोर रॉ, तीसरा रहेगा मॉडल कॉन्फ़िग अंडरस्कोर रॉ। ठीक है, ये तीनों डेटा फ्रेम हमें बनाने, रॉ डेटा फ्रेम। तो इनके अंदर डेटा कौन सा जाएगा, तो मॉडल कॉन्फ़िग अंडरस्कोर रॉ में ये वाला डेटा, मॉडल कोलेट्रल रॉ में ये वाला डेटा, और मॉडल ऑथरप में ये वाला डेटा जाएगा।
ओके, तीनों डेटा रॉ डेटा फ्रेम के अंदर ये डेटा जाएंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है स्टेप 2 में वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन क्या होना चाहिए कि वैलिडेशन में आपको नल वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, नल वैल्यूज है, जैसे एक स्टैंडर्ड जो हमने होटल रिजर्वेशन कैंसिलेशन में देखा था, वो सारे चेक्स आपको करने हैं। जैसे नल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज आपको चेक करनी है। उसके बाद नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। तो ये सारे वैलिडेशंस आपको चेक करने। ओके, चाहिए तो इसका एक लिस्ट में शेयर कर दूंगा वैलिडेशन का। ओके, ग्रुप पे शेयर करूंगा वैलिडेशन की लिस्ट। नल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स का काउंट, ये सारा आपको चेक करना वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन होने के बाद स्टेप 3 में हमें ECL रिपोर्ट जनरेट करना है। ठीक है, तो ECL रिपोर्ट के अंदर हमारे 3 कैलकुलेशन रहेंगे। स्टेज 1 ECL, स्टेज 2 ECL और स्टेज 3 ECL। तो ये 3 डेटा फ्रेम आपको बनाने, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, ये 3 ECL आपको बनाने। तो स्टेज 1 ECL में हमारा कैलकुलेशन रहेगा EAD इंटू PD12 इंटू LGD। ओके, तो ये क्या है, ये दीज आर द कॉलम्स फ्रॉम डेटा। ठीक है, डेटा को आपको देखना पड़ेगा और डेटा में रेफर करके यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको स्टेज 1 ECL मिलेगा। स्टेज 2 ECL में आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ EAD इंटू PDLT। ओके, PDLT कैपिटल, सो दैट यू कैन इंटू LGD। ओके, सेम अगर ये रेफर करना है तो यू हैव टू स्टडी द डेटा। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है आपको डेटा से ही मिलेंगे। स्टेज 3 ECL में आपको करना है EAD इंटू LGD। ठीक है, और ये जो सारे जो कैलकुलेशंस मैंने लिए वो यहाँ से लिए इस डॉक्यूमेंटेशन से। ओके, IFRS में डॉक्यूमेंटेशन। देन ये जो तीनों डेटा फ्रेम आपको मिलेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इनके लिए एक फाइनल ECL रिपोर्ट आपको बनाना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आना चाहिए, EAD आना चाहिए, PD12 आना चाहिए, ये सारे कॉलम PD12, PDLT, देन LGD, उसके बाद EAD, PD12, PDLT, LGD हो गया। उसके बाद स्टेज 1 ECL जो आपने कैलकुलेट करके रखा है, स्टेज 2 ECL। ओके, और राइट ECL report data frame to local Excel file। ठीक है, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो इस डेटा फ्रेम में आएंगे और ये राइट करना है एक लोकल एक्सेल फाइल में। लोकल मतलब विंडोज में मुझे एक ECL रिपोर्ट नाम का फाइल मिलना चाहिए, उसके अंदर मुझे ये कैलकुलेशन चाहिए। मेक सेंस यहाँ तक? स्टेप 4 में आपको करना है EAD वेरिएशन। ओके, EAD वेरिएशन के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन EAD। ओके, तो एक नया डेटा फ्रेम बनेगा, चेंज इन EAD। चेंज इन EAD में माइनस होगा EAD माइनस प्रीवियस EAD। दीज आर दी एट्रीब्यूट्स फ्रॉम डेटा ओनली। ठीक है, EAD माइनस प्रीवियस EAD, तो ये मिलेगा आपको चेंज इन EAD। चेंज इन EAD मिलने के बाद परसेंटेज चेंज इन EAD। तो परसेंटेज चेंज इन EAD कैसे निकलेगा, चेंज इन EAD डिवाइडेड बाय प्रीवियस EAD
और इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए इनटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज इन ईएडी। उसके बाद हमें फाइनल एक डेटा फ्रेम बनना चाहिए ईएडी डिफरेंस नाम का। वहां पे हमें सारे चाहिए, ईएडी हमें चाहिए, प्रीवियस ईएडी हमें चाहिए, उसके बाद चेंज इन ईएडी चाहिए और परसेंटेज चेंज इन ईएडी। तो जो भी आपने कैलकुलेट करके रखा है और जो भी यूज हुए हैं ये सारा मुझे चाहिए इस डेटा फ्रेम के अंदर। और लास्ट में राइट ईएडी डिफरेंस डेटा फ्रेम इन लोकल एक्सेल फाइल। और बस सर आज के लिए आज ओके, ठीक है, यही था। तो इस प्रोजेक्ट पे हमें ऐसे काम करना है, ठीक है। सो द आर्किटेक्चर इज लाइक वी आर गेटिंग दिस फाइल्स फ्रॉम एसएपी लोकेशन। एसएपी लोकेशन से हमें ये फाइल्स मिलती है, ठीक है। फाइल्स मिलने के बाद वी यूज टू लोड दिस फाइल्स। ओके, एसएपी लोकेशन से हमें ये फाइल्स मिले लोकल पे। उसके बाद ये फाइल्स को क्या करते हैं हम, इस फाइल्स को हम रॉ डेटा फ्रेम पे लोड करते हैं, ठीक है। रॉ डेटा फ्रेम में लोड करने के बाद उस पर हम अप्लाई करते हैं वैलिडेशंस, ठीक है। वैलिडेशंस पास होते हैं तो वैलिडेशन पास होने के बाद इन डेटा फ्रेम का नाम हम चेंज करते हैं टू एक्चुअल डेटा फ्रेम, टू दिस वन। मतलब ये है अभी एक्चुअल जो वैलिडेट हो चुके हैं, ठीक है। नल वैल्यूज रिमूव हो चुकी है, काउंट हो चुका है, नंबर ऑफ रोज और डुप्लीकेट भी रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद इस पे इन तीनों डेटा फ्रेम पे हम अप्लाई करते हैं ईसीएल रिपोर्ट, ठीक है। ईसीएल रिपोर्ट हम बनाते कैसे बनाते हैं, तो 3 डेटा फ्रेम बनाते हैं, तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन है, हर एक का एट्रीब्यूट आपको इन तीनों से मिल जाएगा, तीनों डेटा फ्रेम से। तो ये बनता है हमारा ईसीएल रिपोर्ट। ईसीएल रिपोर्ट बनने के बाद इसको हम राइट करते हैं टू द लोकल एक्सेल फाइल, ओके, राइट कर देते हैं। उसके बाद ईएडी वेरिएशन वाला एक रिपोर्ट बनाते हैं। ईएडी वेरिएशन वाले रिपोर्ट का ये कैलकुलेशन है, ये 2 डेटा फ्रेम बनते हैं। तीसरा बनता है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं। फिर उसके बाद ये डेटा फ्रेम भी लोड करना इन अ लोकल एक्सेल फाइल। तो क्या किया हमने, तो ये डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद लोकल फाइल पे हमने इसको लोड किया। क्लियर। तो हर एक जो प्रोजेक्ट है वो इसी तीनों सिनारियों में चलता है पाइस्पार्क के अंदर। सोर्सेस अलग हो सकते हैं, एक्सेल, सीएसवी और दूसरे सोर्सेस हो सकते हैं, बट जो टेम्पलेट हम फॉलो करते हैं वो यही टेम्पलेट है हर एक प्रोजेक्ट में। क्लियर सबको? अरविंद, दीपक, कमलेश, मयूर।